नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया है। वे प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण में बोले गए झूठों का हवाला देकर ये मांग कर रहे थे। मोदी ने संविधान पर चर्चा के तहत अपने भाषण में यूं तो बहुत सारे झूठ बोले, जिनमें से एक संविधान में किया गया पहला संशोधन उसके बारे में था। ये संशोधन पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए किया गया था। सरदार पटेल ने इसके लिए नेहरू को पत्र लिखा था और खुद अंबेडकर ने इस संशोधन के पक्ष में 2 घंटे तक सदन में चर्चा की थी। दरअसल मोदी ने अपने भाषण में कई झूठ बोले। खड़गे ने उनमें से 3 को फैक्ट चेक किया। पहला झूठ, 1947 से 1952 तक कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और गैर कानूनी संशोधन किए गए। इस झूठ से उन्होंने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद पर सवाल खड़े कर दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन तीनों के हिस्सा थे। दूसरा झूठ, 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी तो नेहरू ने संशोधन लाकर संविधान बदला। सच्चाई यह है कि ये संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था और बीजेपी यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके सदस्य थे। तीसरा झूठ, सरदार पटेल की जगह नेहरू खुद प्रधानमंत्री बन गए। सच ये है कि 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, जिसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और तब तक सरदार पटेल इस दुनिया में नहीं थे। सवाल उठता है कि क्या मोदी कांग्रेस को संविधान विरोधी बताने के लिए झूठों का सहारा ले रहे थे? क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा देता है? और अगर ये अशोभनीय है तो क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए? यही है आज की चर्चा का विषय और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, शीतल पी सिंह है, सतीश के सिंह है, पीयूष बबेले हैं। पीयूष बबेले का एक परिचय ये भी है कि उन्होंने पंडित नेहरू पर बहुत काम किया है, किताब लिखी है और वो कांग्रेस पार्टी से भी संबद्ध हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। पीयूष जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ, चूंकि झूठों का मामला है और झूठ सारे नेहरू जी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, आपने नेहरू पे काम किया है। तो ये बताएं कि ये इतने इन झूठों ये झूठ ऐसे कैसे बोले जा सकते हैं? जो रिकॉर्ड में सच्चाई है, उसको कैसे दरकिनार किया जाए? ये क्या प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी गई? उनके जो स्पीच राइटर हैं या उनको जो रिसर्च करके देने वाले हैं, उनकी तरफ से चूक हुई, या प्रधानमंत्री आदतन इस तरह के झूठ बोलते हैं और उन्होंने वही किया है? देखिए, प्रधानमंत्री को कोई गलत लिख के कैसे दे सकता है? ये तो उनके यहाँ का सिलसिला, एक परंपरा है जो पहले आरएसएस छुप छुप के जो बातें करता था, धीरे धीरे वो दिमाग में बैठी और अब ये इस तरह की स्थिति बना दी है कि वो मानते हैं कि यही सच है। जैसे आपने कई झूठों की बात की, अब इसमें से एक मुझे याद है, उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि आरक्षण हटाने के लिए वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे थे नेहरू जी। अब इसका तथ्य देखा जाए तो एक आरक्षण वो था जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, जिसका आधार धार्मिक था, जो अल्पसंख्यक के आधार पर दिया जाता था। और उसमें दोहरा मताधिकार भी था, उस आरक्षण के साथ शामिल था। उसे खत्म किया जाना था और सरदार पटेल ने तो यहां तक संविधान सभा में कहा कि ये दोहरा मताधिकार, इस तरह का आरक्षण हमें खत्म करना है, क्योंकि इसके कारण भारत का विभाजन हुआ। तो उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो नेहरू जी पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, उसको आज के इससे जोड़ देते हैं। जबकि 13 दिसंबर को जो संविधान का रेजोल्यूशन पेश किया नेहरू जी ने, उसी में स्पष्ट किया था कि रिजर्वेशन रहेगा। तो ये बिल्कुल एक वाहियात बात है। दूसरी बात जो आती है कि जो संविधान संशोधन पहला किया गया और मोदी जी ने कह दिया कि उस संविधान सभा की क्या वैल्यू थी, तो ये तो भारत के संविधान को और संविधान निर्माताओं को ही एक तरह से नीचा दिखाना है। और उसमें महत्वपूर्ण बात है कि जमींदारी पर जब संशोधन ला रहे थे, पहला संविधान संशोधन, तो उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुखर विरोध किया था। वो मैंने अपनी किताब में भी दर्ज किया है, सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है।
बहुत हीटेड डिस्कशन हुआ उसमें नेहरू जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब अड़ गए तो नेहरू जी कहते हैं कि उसमें हाथापाई टाइप की बात कहने लगे मुखर्जी। तो नेहरू ने कहा नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बाहर जो जनता हजारों साल से इंतजार कर रही है कि हमें सामाजिक अधिकार मिले, वो नहीं छोड़ेगी आपको, तो ये तो हम करेंगे। इसी तरह जो अभिव्यक्ति की आजादी वाले संशोधन को लेकर इन्होंने बात उठाई, उस समय के हाई कोर्ट ने, खासकर पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई एक रैली में हत्या के लिए उकसा रहा है, उपद्रव के लिए उकसा रहा है, तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। तो उस समय कोई अभिव्यक्ति की आजादी कर्टेल नहीं की गई थी, सिर्फ जो एब्सोल्यूट अधिकार दिया था अभिव्यक्ति का, उसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर दी गई थी, कोई उस समय लाए नहीं थे। ये साफ साफ इन्होंने झूठ बोला। और जो नेहरू जी वाली बात आती है कि वो सरदार पटेल का हिस्सा उन्होंने ले लिया, तो मोदी जी को खुद बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में अध्यक्ष के कितने चुनाव हुए हैं, कैसे चुनाव होते हैं। कांग्रेस में जो परंपरा थी कि महात्मा गांधी जिसकी तरफ कहते थे वो अपनी इच्छा रखते थे, और कांग्रेस की कार्यकारिणी उसे एक तरह से अक्सर स्वीकार कर लेती थी, एक आध ही कोई इसका अपवाद है। तो नेहरू जी को सन 46 के मामले में भी यही हुआ था कि महात्मा गांधी ने उनके नाम की पर्ची निकाली और उसको सबने स्वीकार किया, सरदार पटेल ने स्वीकार किया, आचार्य कृपलानी ने स्वीकार किया, किसी ने कोई बल्कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जो बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें उस समय की हैं, उनमें इसका कोई जिक्र ही नहीं आता कि मौलाना आजाद की जगह नेहरू जी अध्यक्ष बीच में बन गए, क्योंकि सबका ध्यान उस समय कैबिनेट मिशन के ऊपर था, देश की आजादी के ऊपर था। तो ये अध्यक्ष, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टूड था। मैं इसमें जिक्र कर दूं डीपी मिश्रा साहब का। डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा कि हाँ, बहुत सी कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों ने यह कहा था कि अध्यक्ष सरदार पटेल बने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो देश का नेतृत्व करना है, प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए हम लोगों ने पटेल को एंडोर्स किया था, हम तो एक सम्मान के तौर पे किया था। तो प्रधानमंत्री के लिए तो आम राय थे। और इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि 1934 में, 1929 में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने साफ डिक्लेयर किया था कि मेरे उत्तराधिकारी पंडित नेहरू होंगे। तो ये सब चीजें बहुत क्लियर हैं, और मोदी जी को भी पता है कि सब बातें क्लियर हैं, उनके पत्र लिखने वालों को भी क्लियर हैं। मैं यहां याद दिला दूं कि 2018 में जुलाई का महीना था संभवतः, उस समय ये संविधान संशोधन को लेकर तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली ने लंबा चौड़ा लिखा था। सेम यही बात, यही स्क्रिप्ट उनके भाषण में थी। और अभी राजनाथ सिंह ने जो बातें कही अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, वही स्क्रिप्ट है। तो एक स्क्रिप्ट जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चली आ रही है, उसी को ये बार बार घुमाते हैं। अब इनकी बात इसलिए चल जाती है कि मीडिया, जिसका ये काम है कि जो बात प्रधानमंत्री ने बोली उनका स्टेटमेंट लगाए और साथ में फैक्ट चेक करके सच्चाई लिख दे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा लेकिन सच्चाई ये है, तो वो उसे ना करके मीडिया तो उनका एक हांका लगाना शुरू कर देता है। तो आप जैसे लोगों को बीच में आके सच्चाई अलग से बतानी पड़ रही है, ये एक कठिन स्थिति आ गई है। तो लगभग इसी तरह उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर भी झूठ बोला कि जो उन्होंने वो संविधान संशोधन क्या था, प्रीवी पर्स खत्म किया जा रहा था 1971 में, जो प्रीवी पर्स पहले खत्म कर चुकी थी इंदिरा जी, और उसको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था, वो फिर से रीइंस्टेट हो गया था। तो राजाओं का वो अधिकार जो उन्हें एक राजसी ठाट बाट मिला हुआ था, उसे खत्म करने के लिए इंदिरा जी लाई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। दूसरी स्थिति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए उन्होंने संशोधन किया। तो जो जनहित के संशोधन किए गए हैं, उन पर इस तरह से पॉलिटिकल बिल्कुल पानी फेरते हुए बात कर देना, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे आदमी के लिए बहुत छोटी बात लगती है। जी सतीश जी, आप अब चूंकि जो कथ्य है वो भी सामने है और जो तथ्य है वो भी सामने है, फैक्ट चेक हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई में झूठ और सच ये दोनों समय समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यही कर रहे थे। देखिए मुकेश जी, मेरे छह बातें मुझे कहनी है। वाजपेयी जी ने कोशिश की थी तभी से कि संविधान बदला जाए। उसके लिए संविधान कई 6 ग्रुप्स बने थे। वो मतलब ये भी इत्तेफाक है, उस खबर को मैंने ही ब्रेक भी किया था। वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में बनी थी वो, जस्टिस वेंकट चलैया। तो क्या है कि संविधान, जो मौजूदा संविधान है, उसको लेकर के आरएसएस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। जो राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई सावरकर जी ने ये लिखा था कि भाई, कि शायद कहा था
कि ये जो इम्पोर्टेड, मतलब ये संविधान में कोई भारतीय कुछ है ही नहीं। ऐसे भी आरएसएस के लोग बहुत समय पहले इम्पोर्टेड संविधान बताते हैं। कितना लोग तो ये भी कहते थे कि 2014 में दूसरी आजादी मिली है। तो संविधान में बदलाव का जो इनका मन है वो है। हमको लगता है इसलिए भी 400 चाहते थे, इसलिए अभी भी हम कहते हैं कि चाहते हों। लेकिन जिस तरह से संविधान को लेकर के और बाकी जो हमले हुए लाल किताब से और ये वो करके आरक्षण फलाना ठिकाना को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री जी इससे बहुत ज्यादा हिल गए। तो ये जो अभी जो फैक्ट काउंटर वार हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है, उसकी जननी वो अटैक है लोकसभा चुनाव से पहले। उसे उबर नहीं पाए ये लोग। तो पहली बात ये है। दूसरी बात जो था फैक्ट चेक की बात वो कह रहे थे, फैक्ट्स जो है आरएसएस और जो पूरा संगठन है वो कभी भी फैक्ट्स में यकीन ही नहीं करती, वो नैरेटिव बनाने में रहे। और नैरेटिव और फैक्ट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी ने झूठ बोला या क्या है, वो तो नैरेटिव के पार्ट है, उस पाठशाला के पार्ट। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि देखिए, इनको अभी विपक्षियों को अराजक फलाना ठिकाना सब बोला जा रहा है। जब से ये जाति जनगणना की मांग हुई है और तेज पकड़ रही है, पकड़ी है, हो सकता है अभी ये लोग हार गए कि इनकी पार्टी बड़ी कमजोर है कांग्रेस वालों की, हरियाणा महाराष्ट्र ये सब में बर्बाद हो गए ये लोग। तो इस वजह से उनको क्या है कि कास्ट सेंसस या आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर अटैक, और इसके बहाने कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ की बात है। जब ये अटैक इनके ऊपर छिपक गया तो ये क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कहा 61 में कि हटाओ, उससे पहले चिट्ठी लिखी कि हटाओ। तो भाई अगर इनमें इतनी ही शिद्दत से इनको इनमें यकीन है तो अभी करा लो कास्ट सेंसस, आरक्षण बढ़ा दो सीमा। ये नहीं करने के लिए आप काउंटर वार करते हैं, उसमें फैक्ट्स तो डिस्टॉर्ट होंगे। ये बात भी सच है। मैं भी जानता हूं, मैं खुद जानता हूं कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों इसके खिलाफ थे। इसका तो मैं खुद ही गवाह हूं। वो लोग का अपना अपना तर्क था। तो ये एक बात है। और किसी भी प्रकार से हम तो इतना तक कहने के लिए तैयार कि जब जवाहरलाल नेहरू को मान लीजिए कि गांधी जी के बहुत वो पसंदीदा थे, हो सकता है उसमें फैक्ट हुए होंगे, बाएं दाएं सब हुआ होगा कि उनको नामजद किया या जो भी किया। तो क्या मोदी जी संसद में कल जवाहरलाल नेहरू को अटैक कर रहे थे या इनडायरेक्टली महात्मा गांधी को अटैक कर रहे थे? एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर जवाहरलाल नेहरू जी बने तो गांधी जी के पसंद से या उनको इम्प्रेस करके बन गए, जीत के बन गए, तो महात्मा गांधी जी ने तो ये भी हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1936 में, कहाँ 36 ही था, तो वो भी नहीं बन पाए थे अध्यक्ष कांग्रेस के। लेकिन ये सारी चीजें हैं। तो वो एक आरएसएस अपना नैरेटिव चलाना चाहती है। आरएसएस का अपनी सोच है, दक्षिण पंथी सोच है। तो उस लिहाज से वो पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब को प्रभावित करना चाहते हैं। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो क्या है क्या एक्चुअली में है क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, इसके ऊपर उसको लड़ना उनका है काम। लेकिन जो फैक्चुअल जब मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो आप समझ लीजिए कि किस चीज का सूचक है और किस चीज का आगाज है। बिल्कुल। शीतल जी देखिए, ये ठीक है कि आरएसएस का अपना एक नैरेटिव है, वो उस पर काम करता है, उसमें झूठ भी होता है, ज्यादातर झूठ ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जब झूठ पर झूठ बोलता है तो ये मामला आरएसएस और बीजेपी का नहीं रहता, ये देश का हो जाता है। और आप देश के जो निर्माता हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, फिर देश के शुरुआती वर्षों में किस तरह से निर्माण का एक अभियान चलाया, उनको आप जिस तरह से कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की झूठों के आधार पर, वो उसे किस तरह से देखा जाए? ये गुमराह करना नहीं है क्या देश को?
नहीं, आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन अब जो हमारे देश का दक्षिण पंथ है, ये उसकी सच्चाई है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सतीश के सिंह साहब, कि वो फैक्ट्स पर नहीं काम करता, वो नैरेटिव पर ही काम करता है। और जो नैरेटिव उसने तय कर लिया होता है, उसको बिल्ड करने के लिए वो किसी भी संस्थान का प्रयोग कर सकता है। संसद उसमें से एक है, प्रधानमंत्री का पद भी उसमें से एक है, और वो किसी से भी ये काम करा सकते हैं। राष्ट्रपति से बुलवा सकते हैं, वो जो उपराष्ट्रपति है उनसे बुलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, रक्षा मंत्री बोल ही रहे हैं, अन्य लोग बोलते रहेंगे। तो वो इसमें कोई उनके मर्यादा नहीं है उनके लिए। वो किसी भी मर्यादा को भंग कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये उनकी समझ है, दक्षिण पंथ की ये समझ दुनिया भर में ऐसे ही है। और वो उसमें जिद्दी होते हैं और उसको लेके वो आक्रामक होते हैं, और वो गलत बात को मानेंगे ही नहीं आपकी किसी भी बात। जैसे आज इतना बड़ा दिन था कि आज मतलब पिछले 2 दिनों से ये बात चल रही है, अब तो आज सदन में भी आ गई, कि बांग्लादेश जो बना था, एक चित्र है उसमें जिस समय वो बांग्लादेश की सेना, वो पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है। वो चित्र हमारे रक्षा मंत्रालय के पृष्ठभूमि में कई बार हमेशा ही उपयोग में आता रहा, क्योंकि वो हमारे अतीत की सबसे बड़ी सैनिक विजय है। 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, और उस समय जनरल अरोड़ा जो है पाकिस्तान के जनरल नियाजी से साइन करा रहे हैं, और कुछ लोग और खड़े हैं। वो एक ऐतिहासिक दृश्य है, उसको गायब करने की कोशिश हो रही है। एक्चुअली उस 71 की बात को ही गायब कर दिया उन लोगों ने। और उसमें अगर उसका जिक्र भी किया, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, तो उसमें श्रीमती गांधी का तो नाम ही नहीं लेंगे कि उनका कोई रोल था। और नैरेटिव ये है, व्हाट्सएप पे जो नैरेटिव चल रहा है, वो नैरेटिव ये है कि ये तो रूस और अमेरिका का झगड़ा था, जिसमें भारत ने 16-17 हजार सैनिक गंवा दिए। वो संख्या भी गलत बताते हैं, उसमें घायलों की भी संख्या जोड़ लेते हैं। तो उनके नैरेटिव पे तो आप किसी यथार्थ से उनके नैरेटिव की कभी तो तुलना कर ही नहीं सकते। जैसे वो 71 के मामले में श्रीमती गांधी को उन्होंने ब्लैकआउट कर रखा है, और वो 71 की लड़ाई को आरएसएस का नैरेटिव ये है कि वो भारत की लड़ाई ही नहीं मान रहे हैं। अरे भारत तो यूज किया गया सोवियत संघ द्वारा, ये सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई थी। अब आप बताइए इसका क्या तर्क आप देंगे? लेकिन वो जानते हैं कि आजादी के बाद से कई पीढ़ियां पैदा हो चुकी, और इधर जो पिछली सदी के 90 के बाद से वाली पीढ़ियां हैं, जिनके पास उनका इतिहास वो भेजने में आजकल नई तकनीक से सफल है, व्हाट्सएप वगैरह से, सोशल मीडिया से। और उन्होंने एक बहुत बड़ी जमात इस तरह की इतिहास से, इस तरह के राजनीतिक फैसलों से, नेहरू के बारे में, वो तो ज्यादातर जिन नेताओं को आक्रमण पे अपने लेते हैं, उन सबको उनके व्यक्तिगत जीवन में चले जाते हैं, और उसमें भी गढ़ी हुई कहानियां डाल के उनको ऑलमोस्ट डिबॉच सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अब वो गांधी पर भी हमला कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन चूंकि दुनिया में कहीं भी जाने पर उनको गांधी के सामने सर नवाना उनकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा उस पर बच के चलते हैं। उनकी समस्या बहुत विशाल है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मामले फिलिस्तीन से संबंधित, अभी इस युद्ध के संबंधित आते हैं, उसमें भारत प्रतिभागी है बहुत जगह। एक मामले को छोड़ के जिसमें वो एब्सेंट रहा है, बाकी सब में उसने वोट किया है। लेकिन देश में चर्चा ये है कि फिलिस्तीन का बैग लेके प्रियंका गांधी क्यों चली गई। तो ये जो 2 रूप है, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनय में आपकी जरूरत है कि आप उस स्टैंड पर रहें जिस स्टैंड पर भारत रहा है, और वो भारत की एक पृष्ठभूमि है, उसके लिए दुनिया के बहुत सारे देश उसके साथ होते हैं, और आप जाएंगे अलग थलग पड़ जाएंगे। तो आप उस स्थिति से बचने के लिए वहां तो आप एक कंसिस्टेंसी लाते हैं। लेकिन देशी राजनीति में क्या है, सारी राइट विंग प्रोफाइलें जो है वो इजराइल समर्थक है, और फिलिस्तीनी नरसंहार के पक्ष में तर्क दे रही हैं। तो ये जो डुअलिटी है, दक्षिण पंथ की विचारधारात्मक डुअलिटी है, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो वो नेहरू के सवाल पर, गांधी के सवाल पर, देश में धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर, और समाजवाद के सवाल पर, और ये आरक्षण वगैरह के सवाल पर, इस सब पे उनका 2 चेहरे हैं। उनकी रियल जो चेहरा है वो अलग है, और जो वो अमल में लाते हैं वो अलग है। और जब ऐसे कहीं फंस जाते हैं तो फिर वो किसी भी मर्यादा का पालन करने के लिए आपको उपलब्ध नहीं होंगे, और वो उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप पे आपने को कार्यक्रम रखा है। जी, तो पूर्णिमा जी, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि चूंकि आरएसएस का इतिहास जहां तक स्वतंत्रता संग्राम
का सवाल है या उसके बाद के वर्षों का सवाल है, विवादास्पद कलंकित इतिहास है, अंग्रेजों के समर्थन का इतिहास है और तमाम तरह से कहना चाहिए कि दंगों का इतिहास है, महात्मा गांधी की हत्या में नाम आने का इतिहास है। ये तमाम चीजें हैं जिनसे वो असहज रहती, इनसे इसको काउंटर करने के लिए वो कांग्रेस पर अटैक करती है और उसमें झूठों का सहारा लेती है। मुकेश जी, ये कोई नई बात है क्या कि मोदी जी झूठों का सहारा लेते हैं? यही वो मोदी जी हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और फॉरेन विजिट पे गए तो उन्होंने कहा था कि जब हमारे आने से पहले जो भारतीय थे वो शर्म से सर झुका लेते थे कि हम कैसे देश में पैदा हो गए हैं। ये विदेशी भूमि पे उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर कहा था और उसके बाद से ये लगातार एक नैरेटिव चलाते रहे हैं कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ है। तो झूठ बोलना तो मोदी जी की आदत में शामिल है। उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है उसमें ये विद डिस्टिंक्शन पास हुए होंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है और उस पे हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। टिपिकल जो आरएसएस का नैरेटिव हम देखते हैं, हाफ ट्रूथ को आप इतनी बार दोहराओ कि वो जनता समझने लगे कि सच है। ठीक है, नेहरू जी पे उन्होंने जो बोला, ठीक है, पहला जो अमेंडमेंट हुआ उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसकी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उस समय और जो बदलाव हुए थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी पीयूष जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा था उसको रोकने के लिए था। कोर्ट में केसेस बहुत जा रहे थे, बहुत सेंसिटिव कम्युनल माहौल उस वक्त देश में था और कम्युनल प्रोपेगेंडा अपने चरम पे था, उसको रोकने के लिए था। तो ये सारी चीजें वो बताना जरूरी नहीं समझा उन्होंने, सिर्फ ये बताना जरूरी समझा कि वो कैसे मनमर्जी से गलत तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर दिया। दूसरा जो उन्होंने झूठ बोला वो आरक्षण पे झूठ बोला कि नेहरू जी उसके खिलाफ थे, राजीव गांधी, हाँ नेहरू जी खिलाफ थे ये नहीं है, लेकिन जो उस वक्त चर्चा चल रही थी जब आरक्षण लागू होना था एससी एसटी का, तो उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और उस चर्चा का वो एक 3 लाइन का एक सिर्फ पार्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि पर्सनली वो नहीं सोचते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपने विचार देने के लिए कहा था, उस पर सोचने के लिए कहा था। जहां तक राजीव गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी बोला, राजीव गांधी ने भी, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, अपने भाषण में कहा था, लेकिन वो आरक्षण एज सच का विरोध नहीं कर रहे थे। वो जिस तरह से वीपी सिंह अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको उस वक्त लाना चाह रहे थे, देश में बिल्कुल अराजकता का माहौल क्रिएट करके, राजीव गांधी उसके खिलाफ बोल रहे थे। इंदिरा गांधी की जहां तक बात की, इंदिरा गांधी का जो उन्होंने हाई कोर्ट वाला जो जजमेंट बताया, जो इमरजेंसी किस परिस्थिति में लगी वो बताया, उसमें भी उन्होंने झूठ का सहारा लिया। भाई इमरजेंसी लगी, ठीक है, वो हम उसको जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ही लगी ना, और उसको फिर उन्होंने सुधारा भी। तो गलती किसी से भी होती है, उस गलती को सुधारने की अगर हिम्मत है, असल में नेता वो होता है। मोदी जी क्या कभी ये एडमिट करेंगे कि नोटबंदी करा के उन्होंने गलती कर दी थी, इतने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था जिसमें कितनी जानें चली गई थी? क्या मोदी जी इस पर कभी भी माफी मांगेंगे या उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे? तो झूठों का सहारा लेके ये नैरेटिव तो बनाना मोदी जी और उनके पीछे जो ये पूरा आरएसएस का स्ट्रक्चर है उसकी आदत है। लेकिन अफसोस की बात, असल में जो अफसोस की बात है मुकेश जी, कि जो अभी पीयूष जी ने जिस चीज को कहा कि हम ऐसे मीडिया के दौर से गुजर रहे हैं जहां मीडिया बिल्कुल आंख कान सब बंद करके इनके पद चिन्हों को फॉलो करता है और ये जो लेते हैं उसको भोंपू से उसका प्रचार करने लगता है, ना अपनी तरफ से रिसर्च करता है, ना अपनी तरफ से सवाल उठता है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब नेहरू जी के ऊपर उन्होंने ये सब कहा तो कांग्रेस पार्टी क्या उस वक्त सो रही थी? इमीडिएटली ये सारी चीजें रिसर्च में अवेलेबल है, इमीडिएटली क्यों नहीं किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उनके इस झूठ को उजागर किया? तो मैं इसी पर आना चाह रहा था, मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था, पीयूष जी से इसी पर जवाब लेना चाहता हूँ कि पीयूष जी पिछले 10 साल से खास तौर पर नेहरू पर जो अटैक है पहले होते रहे, लेकिन 10 साल से लगातार नेहरू, कांग्रेस और मतलब उनके दूसरे नेताओं पर अटैक, उनकी पॉलिसीज पर अटैक और सारा झूठ के जरिए अटैक हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काउंटर नहीं कर पा रही।
मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट वगैरह हो जाए सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं कोई आपकी कैंपेन नहीं है पार्टी की, कांग्रेस की। और वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब फैला रही है, उसका काउंटर कहाँ करेंगे आप? ये छोटे मोटे यूट्यूब चैनल से सच तो कितने लोगों तक पहुंचता है? मुकेश जी, इस बारे में तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कुछ कहने का अधिकारी है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, अपनी हैसियत से कहते हैं, और पत्रकार ही मैं समझता हूं। लेकिन एक बात मुझे और लगती है, मुझे नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी, और 35 के आसपास संभवतः आई थी आत्मकथा, 34 में उनकी। तो उसमें वो कहते हैं कि यहाँ लगातार जो चल रहा है देश में, ये हमारा आजादी का आंदोलन, कई बार ऐसा लगता है कि दो राष्ट्रीयताएं इसमें एक साथ चल रही हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम इन दोनों को मिला के भारतीयता की राष्ट्रीयता पैदा करें। लेकिन हम जानते हैं कि धर्म और सांप्रदायिकता हमारे समाज में बहुत गहरे से घुसी है। इसको हम काउंटर तभी कर पाएंगे जब हम इस सांप्रदायिकता या धर्म की जगह पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को मूल मुख्य धारा का विषय बना दें, लोगों की चेतना का। तो आप देखेंगे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने यही कोशिश की, और आप अभी भी देख लीजिए, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, खड़गे साहब हो, कांग्रेस अब भी आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी मुद्दों की बात करने की कोशिश करती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पीयूष जी, चुनौती ये है कि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी कांग्रेस के पास क्यों नहीं? क्यों वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रही कांग्रेस, इतने बार बार हमलों के बावजूद? ये एक सवाल बनता है। कांग्रेस बोल रही, झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगिए, देश को गुमराह कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन इससे आगे बात कहाँ जाएगी? प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगे, दुनिया जानती है। वो ठीक है कि एक हेडलाइन बन जाती है प्रधानमंत्री माफी मांगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। वो इसी तरह से पहले भी झूठ बोलते रहे, वो नॉन बायोलॉजिकल मोड पर जा चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर आपकी ये बात बहुत ही सोचने लायक है, और उस पर पार्टी को भी मैं तो एक छोटे कार्यकर्ता के नाते कह सकता हूं, उस पर विशद बड़े पैमाने पर सोचना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का अब तक जो मैं देखता हूं उसमें बार बार मानना यही रहता है कि हम इन विषयों में ना फंसे। जैसे आज मान लीजिए डिबेट हो रही है कि नेहरू जी ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। शायद कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि बुनियादी बातों पर चर्चा हो जाए, भविष्य की तरफ और वर्तमान की तरफ देखें, और उसे डेविएट करने के लिए भाजपा ने एक अतीत को पकड़ रखा है। कभी वो 60 साल पहले, कभी 400 साल पहले चली जाती है। तो अब अगर ये इतना बड़े पैमाने पर फैला दिया है और ये आरएसएस की स्ट्रेंथ है, तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसके पास एक कैसा अपना आरएसएस हो जो इस तरह की बातों पर जवाब दे। फुटकर में तो बहुत से विद्वान लोग पार्टी में है, सब समझदार लोग हैं, बात करते हैं। लेकिन एक बात मुझे फिर कई बार थोड़ा सोचता हूं कि क्यों नहीं कर पा रही होगी शायद। तो अब जो षड्यंत्र की जो पद्धति है, तो षड्यंत्र के मुकाबले शायद षड्यंत्र करने में हिचक हो रही है। और वो झूठ जो, क्योंकि वो तो हमेशा सवाल ही रखा जाएगा कि नेहरू जी ने किया, सवाल कभी आएगा ही नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया, या सावरकर ने क्या किया, गोलवलकर ने क्या किया। ब्रिटिश राज में गांधी जी तो षड्यंत्र नहीं कर रहे थे जी। ब्रिटिश हुकूमत तो बार बार षड्यंत्र कर रही थी। वो लड़ाई का एक तरीका था ना, वो तो आपके पास विरासत में है कांग्रेस के पास। क्या वो शस्त्र, अब क्या अस्त्र शस्त्र, क्या उसकी धार निकल गई है, या कांग्रेस को इस्तेमाल करना भूल गई है? दोनों चीजों से अगर इस धार पे जाए मुकेश जी, एक बात कह खत्म करूंगा। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले राहुल गांधी की किस तरह की सामाजिक छवि थी, और जब वो निकले 4000 किलोमीटर की एक यात्रा की और दूसरी यात्रा की, तो जो सीधा संवाद उन्होंने लोगों से किया, और हिंदुस्तान का आदमी तमाम बहकावों में आ जाता है, लेकिन अंततः वो इतनी तो उसके अंदर विवेक होता है कि भाई ये देखो मेहनत कर रहा है, ये सीधी बात कह रहा है, ये आम आदमी की बात कर रहा है। तो अंततः धैर्य की बात थोड़ा धीमे चलती है, लेकिन लोगों के मन तक पहुंच जाती है। और वो ठोस बातें जिन पे पहले कांग्रेस जीती है, चाहे वो 2009 का चुनाव जीती हो, नरेगा पे जीती या अन्य चीजों पर जीती, तो वो अगर शायद मुझे जैसे बार बार लग रहा है कि इस डिबेट में कांग्रेस ज्यादा उलझ जाएगी, तो ये उनका वो है, हथियार है, जिसपे हम उनके हथियारों से लड़ने लगेंगे तो उन जैसे हो जाएंगे, डुप्लीकेट बन जाएंगे। और अगर कहीं आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो जो राहुल गांधी चाहते हैं, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, जिनके परिणाम हमने लोकसभा में देखे भी,
तो अगर उनको उनके नरेशन से बाहर निकल के, उनके नैरेटिव से बाहर निकल के जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करना चाहती है उन पर बातचीत होने लगेगी, तो बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को भी होगा और देश को भी होगा। मुझे लगता है जी पार्टी नेतृत्व शायद ये अब तक सोच रहा है। जी, पूर्णिमा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये बात तो कॉन्स्पिरेसी एंगल थ्योरीज में फंसने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ को बेनकाब करने वाली बात है। ये सारी चीजें जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के बारे में कही वो रिकॉर्ड पे है। बस वो पूरा हाफ ट्रूथ जो उन्होंने बताया, सिर्फ कांग्रेस को यही करना था कि जो पूरी सच्चाई है वो सामने ला देते। जिस दिन उन्होंने भाषण दिया शनिवार को, रविवार को कांग्रेस के किसी नेता ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सच्चाई है और मोदी जी ने ये झूठ बोला है, जो कि कांग्रेस में किसी को, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस काफी एक मेंटल बैंक्रप्सी की शिकार हो गई है क्या, कि वो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकती है। अरे ठीक है, बहुत सारी गलतियां की है कांग्रेस ने जिसका फल वो भुगत रही है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी कांग्रेस सरकारों के टाइम में हुए हैं। और जिस तरह का ब्लेटेंट झूठ फैलाया जाता है नेहरू के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, उसको तो कम से कम इनको काउंटर करना ही चाहिए मजबूती से, बिना आस्तीन चढ़ाए, बिना प्रोवोकेटिव हुए। प्रियंका गांधी का भाषण मैंने सुना था पार्लियामेंट में, वो बड़े संतुलित संयत आवाज में बोलती है। क्यों नहीं वैसे आवाज में आके कोई इस झूठ को सिर्फ बेनकाब कर दे, उसमें कोई थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सतीश जी आप भी उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे या फिर मैं आपसे सवाल करूं? नहीं, आप सवाल भी कीजिए, उंगली तो नहीं उठा रहा था, लेकिन आप सवाल करें उससे पहले मैं रिएक्ट ही कर लेता हूं। जी जी देखिए, प्लीज। 4-5 पॉइंट अभी भी इस बार भी है। पहला ये कि जब प्रियंका गांधी आज पैलेस्टाइन वाला बैग लेके आई थी, तो कांग्रेसियों को चाहिए कि आज नेहरू वाला चित्र पहन के आना चाहिए था अपने वो साड़ी पे चाहे इस पे। वो सेंस तो पता नहीं क्यों नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, 1-1.5 महीना पहले से जो नैरेटिव पकड़ने लगा इस देश में, और कहां से पकड़ा, अभी मीडिया मेनलाइन मीडिया की बात हो रही थी, तो वो भी तो कहीं से फैला होगा। चुनाव के समय किसने फैलाया? और अगर वो अपनी ताकत दिखा सकती है, वो अपनी ताकत दिखा सकती है, तो कुछ भी संभव है ना। आज की डेट में मीडिया जितना बंद है आज उतना ही खुला हुआ है मुकेश जी, मेरा ऐसा मानना है। अब इनके पार्टी में, पीयूष जी के पार्टी में नेता बहुत हैं, विद्वान भी बहुत है ना, लेकिन सैटरडे संडे जब होता है तो जरा ये लोग आराम फरमाने वाले लोग हैं, है ना। रोड पर आए, कौन मना कर रहा है? क्योंकि देखिए, 2 कलंक तो कांग्रेस के ऊपर है, कलंक है। ये इमरजेंसी को किसी सूरत में नहीं सही ठहरा सकता, है ना। अब उस अपराध बोध से अभी भी ग्रस्त है। दूसरी बात, जो ये आरक्षण के मसले पर ही, सामाजिक न्याय के मामले में ही, सीताराम केसरी के जमाने से पहले से ही ये लोग आरक्षण और कास्ट और ये वो पर 30 साल लेट है। 30 इयर्स से कम लेट नहीं है। क्यों है? इनका पता नहीं कब क्या चलता है। नेता ज्यादा हैं, विद्वान ज्यादा हैं, और सब आपस में इतना अपने आप को लिबरल डेमोक्रेटिक बताते कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, करना चाहते भी नहीं कि क्या पता, कॉन्स्पिरेसी थियरी सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, सब डरपोक है आप कहिए तो। अगर एक आदमी 4000 किलोमीटर चले और उसमें 2000 हाइब्रिड मॉडल का हो, 6000 किलोमीटर चल के सिर्फ 31 सीट लावे बीजेपी के सामने, तो प्रॉब्लम तो पार्टी में है भाई। बीजेपी के सामने इनको सिर्फ 31 सीट आई है। टोटल 99 या अब तो 101 हो गया है। लेकिन वो सब जो आजकल इनके ऊपर हमला कर रहे हैं ना, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सब उन सब से, मतलब वो भी एक परजीवी पार्टी का, इसलिए तो बीजेपी इनको कह देती है। इनमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस चीज सवाल है ये सतीश जी, मेरा सवाल ये था कि जब प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी लोकसभा में ये सब बोलता है, तो कौन सा राजनीतिक संस्कृति बना रहा है देश में? अब वो बोलेंगे तो डाउन द लाइन हर नेता वही झूठ दोहराएगा और नए झूठ क्रिएट करेगा। हो भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आज इस बहस से शुरू हुआ है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसको एम्पलीफाई किया जा रहा है।
बड़े पैमाने पर ये पूरा झूठ का संसार रच रहा है। तो देखिए ये हम देश को क्या नुकसान हो रहा है? क्या देश गुमराह नहीं हो रहा है? ये सवाल है मेरा। देश बिल्कुल गुमराह हो चुका है। आप उससे आगे आप बढ़ जाइए। गुमराह हो चुका है क्योंकि सामने जो विपक्ष है वो खंडित है, खुद ही गुमराह है। तो वो क्या होगा, किस नैरेटिव से लड़ाई करेगा और क्या नैरेटिव लेके लड़ाई कर सकता है? तो कमजोरी भाजपा, देखिए जब मैंने एक लाइन कहा कि वो फैक्ट नहीं, वो नैरेटिव के आधार पर अपनी राजनीति मंशा और जो अपना एम्बिशन है उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको वो कुचल देंगे। तो आपको राजनैतिक रूप से, आइडियोलॉजिकल रूप से और इन सबसे ज्यादा विद्वानों से और क्या कहते हैं परामर्शदाताओं से आगे बढ़कर आपको निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? सड़क पे निकलना पड़ेगा। आपके आइडियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं, आपने एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी दी है, ठीक है जी, लेकिन आइडियोलॉजी क्या वो एक्स ट्वीट वाले पे है? ट्वीट तक ही सीमित है क्या? काहे नहीं आए इन्होंने आरक्षण के ऊपर, काहे नहीं कास्ट सेंसस के ऊपर, काहे नहीं संविधान के ऊपर एक बड़ा बड़ा जो है क्या कहते हैं जुलूस या निकाला या दिल्ली में एक समागम किया? क्यों नहीं किया अब तक? हमको तो लगता है कि लोकसभा में इनको ऐसा जो एक खून लग गया, उसके बाद हमारे ख्याल से कांग्रेस पार्टी अभी तक दिसंबर का 16 तारीख हो रहा है, छुट्टी पर है। आज 16 दिसंबर है साहब, 16 दिसंबर आजाद भारत का सबसे, मैं मानता हूं, महत्वपूर्ण दिन है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और उसको कांग्रेस पार्टी भुला नहीं पाती है। आप बताइए आज क्या कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस पार्टी में? क्या है? सिर्फ वो प्रियंका गांधी वो पैलेस्टीन का बैग लेके चली गई, यही हो गया क्या? अरे आज इंदिरा गांधी का ही तस्वीर लेके चली जाती। बताइएगा पीयूष जी इन लोगों को। मिट चुकी है कांग्रेस, मर चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल हंस रहे हैं तो आप स्वीकारोक्ति भी कर रहे हैं। जी। शीतल जी, ये प्रॉब्लम यहाँ भी है। ठीक है कि उनके पास सारा तंत्र है, सारा मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन तंत्र यहाँ ये जो मुझे जी एक बात और बता दो, सुने एक लाइन और बता देता हूँ। एक नेहरू जी के लेटर उटर का भी आज कंट्रोवर्सी चला है। मुझे बड़ी उच्च पदस्थ व्यक्ति से 2 दिन पहले मुलाकात हुई है ना, जो अगले साल जो है 25 में 50 साल इमरजेंसी के होंगे, 50 साल होंगे, और उस 50 साल जो है वो इमरजेंसी का, उसके लिए जो संघ परिवार है, भाजपा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर वो जो है वो कांग्रेस और वो पूरा कांग्रेस की जो करतूतें थी उसको लेकर बहुत बड़ा जो है एक अभियान और ये कार्यक्रम चलाने वाला है। ये मुझे पता चला 2 दिन पहले। बिल्कुल। और शीतल जी, चाहे कांग्रेस चाहे तो जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है उस पर कार्यक्रम चला सकती है, लेकिन उसको ये सूझबूझ आएगी कि नहीं पता नहीं। ये जो काउंटर होना चाहिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या ये इसकी सुस्ती की वजह से ये झूठ चल रहे हैं? अब देखिए उस पार्टी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उस बारे में कहा जाए, लेकिन हम लोग बाहर से जो देख रहे हैं उसमें ये है कि हम लोग कोफ्त होती है कि वो ऐसा नहीं कर पा रही। जो अभी सतीश के सिंह साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि आज का दिन होना चाहिए था, कि आज वाकई 16 दिसंबर है, इतना बड़ा दिन है भारतीय आजादी के इतिहास के बाद, इससे बड़ा दिन हमारे लिए क्या हो सकता था। लेकिन इस बड़े दिन को बड़ा दिन बनाने का कोई काम करती हुई कांग्रेस पार्टी के पास जो भी योजनाकार है उसके, वो इन चीजों को लेके मेरा ख्याल है वो काबिलियत नहीं दर्शा पा रहे हैं कि ये चीज आज की पीढ़ी में जाती, ये गायब कर दे रहे हैं इतिहास से। 71 के इस फैसले को गायब कर दिया है। मैं तो वही देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को मैं जनरली फॉलो करता रहता हूं, तो वहां मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत कम टिप्पणियां हैं और उस तरह से नैरेटिव बन ही नहीं पाया कि आज क्या हुआ था। और उसमें श्रीमती गांधी का कोई रोल भी था, ये भी गायब है। और मैं तो देख ही रहा हूं कि आपको बताया कि वो फोटो गायब कर दिया गया है, कि पीछे से वो फोटो आता था किसी भी सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो उसमें एक बार चर्चा हो जाती थी फोटो कहाँ का है, तो फिर ये होता था। आज का दिन तो सचमुच में ऐसा था कि जिसको लोगों तक, जो बिल्कुल जो नए लोग हैं
जो नेहरू के चरित्र के बारे में ज्यादा आप जान गए हैं, गांधी जी के चरित्र के बारे में ज्यादा जिनको जनवाया गया है, जानबूझ के उनको चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसका जवाब तो उनके काम ही है, और उन कामों को बड़े ढंग से उन तक पहुंचाने का अगर काम नहीं होगा तो बहुत मतलब खराब भविष्य है हमारा। और खासकर हिंदी पट्टी में नरक मचा हुआ है। इधर 30-40 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनके बहुमत को उन्होंने पॉल्यूट कर दिया है ऐसी गलत सूचनाओं से, और वो एकदम झगड़ालू वृत्ति में है। आपसे बात करते समय आप कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे कोई सच्ची बात करके कोशिश करके देख लीजिए, तो वो चूंकि उस जहर से भर दिए गए हैं, तो इसका मुकाबला करते हुए तो भाई बिल्कुल कांग्रेस पे ही जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली, और कोई है नहीं। तो और कांग्रेस पर ही सारे आरोप हैं, तो वो बिल्कुल नदारद है। उसकी जो भी उपस्थिति है वो ऐसी जगहों पे है जो हम लोगों के इस भौगोलिक ढांचे से, यानी मध्य और उत्तर भारत से तो मेल नहीं खा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे नई पीढ़ी को सचमुच में हमारी वास्तविकताओं का वास्तविक ढंग से पता हो, और ये मुद्दे ज्यादा बड़े मुद्दे हो जो होने चाहिए, उनकी जगह अजीबोगरीब मुद्दे बड़े बनते चले जा रहे हैं, और बहुत ही खराब परिस्थिति है। जी 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 मुकेश जी, एक बात मैं बहुत सम्मान सहित सब पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं। इस समय नैरेटिव चला कौन रहा है? ये लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ना था, सारी तैयारी थी, उसी पर सब कुछ हुआ। उसके बरक्स एक नैरेटिव लेके राहुल गांधी आए, संविधान की बात उन्होंने कही, जातिगत जनगणना की बात कही, वो पहले से कर रहे थे। आज ये भाजपा जब 2025 आने वाला है और आरएसएस 100 साल का होने वाला है, उस नैरेटिव को जो राहुल गांधी ने सेट किया है कांग्रेस पार्टी ने, संविधान पर चर्चा करो, सामाजिक न्याय पर चर्चा करो, उसके लिए काउंटर अटैक पिछले 2 सत्र से मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया है, जिस भी माध्यम से हुआ, जैसे उस पर हम नहीं जाते कि वो उतना गाल बजाना नहीं आता, तो ये कांग्रेस के पिच पर आके आज भाजपा को बात करनी पड़ रही है। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस का आदमी उस बदतमीजी की भाषा में या जो सड़क छाप शब्द इस्तेमाल किया था उसमें नहीं जाएगा। और लोग संवेदनशील हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बातें हो रही हैं। वरना एक स्वयं सेवक को, जिनके यहाँ हमेशा से संविधान से घृणा रही है, आज वो ये लाके बता रहे हैं कि नेहरू जी ने संविधान में गड़बड़ी की, इंदिरा जी ने की, अभी ये आगे चल के अम्बेडकर जी में भी कमी निकालने को मोदी जी मजबूर होंगे। तो इसका मतलब है कि जहां लाना था वहां उसको लेके आए हैं। हाँ, अब उसका ये कई शादियां जरा शांति से होती हैं, कुछ में बहुत बैंड बाजा बजता है। कांग्रेस की वो आदत नहीं है उस तरह की गाल बजाने की, वो भाजपा ही बजा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बात लोगों तक पहुंच नहीं रही है। अगर इतने बड़े चैनलों वाली, प्रोपेगेंडा वाली, पैसे वाली पार्टी उस बात पर बहस करना चाहती जिस पर राहुल गांधी चाहते हैं, ऐसे में फलस्तीन की बात कह रहा हूं। आज आप कह सकते हैं कि प्रियंका जी क्यों पहन के गई, लेकिन राजनीति में कोई चीजें हस्तामलक तो होती नहीं कि आज की आज दिखे। अगर कोई चीज सोच के की गई है तो उसके परिणाम भी सामने आएंगे, और आप देखिएगा चीजें बदलने के बाद लोग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं। मैंने तो अभी पिछले दिनों एक शोले फिल्म की समीक्षा पढ़ी, उस समय की बड़ी मशहूर पत्रिका में, तो उसमें लिखा था कि तो बिल्कुल बकवास है ये है, लेकिन सुपरहिट हो गई। तो हो सकता है कि हम आप लोगों की भावनाएं चूंकि लोकतंत्र के समर्थन में है और आप लोग कांग्रेस का भला चाहते हैं, इसलिए जब आप कहते हैं कि कांग्रेस मर गई, हम देश का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं, चिंतक हैं, लेकिन हम देश का भला चाहते हैं, उस बात को सतीश हम जी। देश का भला चाहते हैं, हम देश के भले के लिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस जी। का भला हो ना हो, बीजेपी का भला हो बुरा हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन आता हूं इस शीतल जी समय पहले। कांग्रेस और देश का भला आपस में बहुत गुथ गया है, जैसे सन 47 में, सन 40 में गुथा हुआ था, वैसा ही है। मुकेश जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। अभी पीयूष जी ने बताया तो वही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अभी भी संविधान पे नैरेटिव गढ़ के बहुत खुश है, और उसी खुशी के माहौल में इतनी सुसुप्तावस्था में चली गई है कि वो हरियाणा में भी हार गई, महाराष्ट्र में भी हार गई, फिर भी आंखें खुली नहीं है। कांग्रेस को तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के नैरेटिव से मोदी जी उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हीं के आइकॉन्स को डीमोनाइज और डिस्ट्रॉय मतलब डीमोनाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए ये कब खड़े होंगे, कब उनके झूठ को नकाब मतलब उसका हटाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, मोदी जी, आपने जो सवाल पूछा है कि देश को गुमराह किया है, तो देश को तो शीतल जी ने अभी बिल्कुल जैसे सही बताया, देश तो गुमराह होने के लिए बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा हद तक गुमराह हो चुका है, और इतना गुमराह हो गया है कि अब तो गड्ढे में गिर रहा है, हर जगह खोद खोद के मंदिर और मूर्तियां ढूंढ रहा है। ऐसा मत कहिए, यूपी में ही बड़ा झटका दिया है लोगों ने, महाराष्ट्र में झटका भी दिया है। जी शीतल जी। लेकिन
यूपी में ही देखिए देखिए, क्या हो रहा है और किस तरह का मैं- माहौल है। मैं थोड़ा सा जी, वही पीयूष जी की इस बात से असहमत हूं कि राहुल गांधी के संविधान के सवाल को उठाने से संविधान का सवाल बना। मेरी जानकारी और मेरा जो अनुभव रहा है चुनाव के दौरान पूरा लोकसभा में, चूंकि बीजेपी ने 400 पार बार बार कहा था और इनके ही कई नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, उससे समाज के उस हिस्से में जो संविधान को लेके बहुत सेंसिटिव है, यानी हमारे दलित और आदिवासी समाज के हिस्से में और उनके इंटेलेक्चुअल्स में ये धारा बनी कि ये जो है ये तो संविधान को बदल देंगे, तो जाहिर है दूसरा कौन सा लाएंगे, वो मनुस्मृति को जानते हैं और उसकी आलोचना करते रहे। उस रिएक्शन में ये हो गया और वो इको कर गया कि राहुल गांधी भी उसकी बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये हम लोग मान लेंगे कि राहुल गांधी के उस सवाल को उठाने से वो सवाल बन गया, तो फिर गलती करेंगे। वो सवाल बीजेपी ने खुद अपने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल पैदा कर दिया है, जो उन्होंने 400 पार बार बार कहा, उसके रिएक्शन में ये सवाल बन गया था। इतना हाँ, सिर्फ, और कुछ नहीं। लेकिन इतना श्रेय तो देना चाहिए कि एक बैकग्राउंड राहुल गांधी ने बना दिया था। अगर वो बैकग्राउंड नहीं होता तो 400 पार वाला भी नहीं, चलता राहुल रहता। गांधी ने बहुत मेहनत की, अपने ऊपर से पप्पू वाले टैग को हटाया, कांग्रेस को जीवित किया, उत्साह लोगों में भरा। उसी वजह से हम आप भी आज कार्यक्रम करके उस बात को करने को मजबूर है। ये सब श्रेय उनका है। लेकिन ये बात कहना, मैं उस पर्टिकुलर बात से थोड़ा सा उनसे मत भिन्नता रखता हूं पीयूष जी से, बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।